खबर शुरू करने से पहले लल्लन टॉप अड्डे से जुड़ी जरूरी सूचना। कानपुर, झांसी, प्रयागराज और फिर मेरठ, इन तमाम शहरों में भोकाल काटने के बाद अब बारी है आगरा की। 28 नवंबर को आगरा में जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। यहां पर कलाकारों की कलाकारी होगी, पॉलिटिकल लोगों की आपसी यारी होगी, सवाल भी होंगे आपके। नेतागिरी की बातों के अलावा सवाल जवाब जीके से जुड़े भी होंगे, क्योंकि लल्लन टॉप की क्विज भी रहेगी। तो आगरा में बैठ के आसपास के इलाकों की हर जरूरी बात पर बात होगी। साथ आइए लल्लन टॉप अड्डे को मिलकर खास बनाइए। आना है जब घड़ी में शाम के 5 बजे और आगरा कॉलेज ग्राउंड में लल्लन टॉप का मंच सजे। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। पेट्रोल के बढ़ते दामों से हम सब जूझ रहे हैं, सरकार भी इसे लेकर परेशान है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार हर तरह के उपायों पर विचार कर रही है। पेट्रोल के दामों में कमी लाने के लिए इसमें एथनॉल और मेथनॉल को 15 से 20% तक मिलाने की बातों की भी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा एथनॉल और मेथनॉल आखिर आएगा कहां से? इस सवाल के जवाब के तौर पर भारत सरकार ने हाल ही में कोल यानी कि कोयले के गैसिफिकेशन पर एक दस्तावेज जारी किया है। सरकार का मकसद है कि साल 2030 तक कोयले के गैसिफिकेशन के जरिए एथनॉल, मेथनॉल और सिंथेटिक गैसों का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सके। यानी कोयले का गैसिफिकेशन वो तकनीक है जिससे ज्यादा एथनॉल और मेथनॉल बनाया जा सकता है। अब यहां से कुछ और सवाल उठते हैं कि कोयले का गैसिफिकेशन आखिर होता क्या है? क्या अब तक सरकार जिस तरह से कोयले का इस्तेमाल कर रही थी उसमें इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता था? क्या इसके आने से कुछ आमूलचूल बदलाव हो जाएगा? आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि गैसिफिकेशन क्या होता है। कोयले का गैसिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोयले को ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है, लेकिन इसमें कोयले को जलाया नहीं जाता है। ऑक्सीडाइज को आसान शब्दों में ऐसे समझे कि इसे आंशिक रूप से जलाकर इससे निकलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि ईंधन गैस बनाया जा सके। इस गर्म ईंधन गैस को भाप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ईंधन से कई तरह के और भी ईंधन और केमिकल बनाए जाते हैं। गैसिफिकेशन का इतिहास काफी पुराना है। 1800 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला पेटेंट जर्मनी की एक कंपनी लर्जी GmbH को साल 1887 में मिला था। 1940 में यूरोप और अमेरिका दोनों ने सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए कोयले की गैसिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया था और तब से लेकर अब तक इस तकनीक का बहुत विकास हो चुका है। दुनिया भर में कोयले के गैसिफिकेशन को मेथनॉल, अमोनिया, एथनॉल और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत सरकार द्वारा जारी मिशन दस्तावेज के मुताबिक भारत में लगभग 344 बिलियन टन कोयले का एक विशाल भंडार है। इसमें से अब तक करीब 163 बिलियन टन कोयला ही हम ढूंढ पाए हैं। दस्तावेज आगे बताता है कि फिलहाल जिस दर से खपत चल रही है उसके हिसाब से अगले 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक ये कोयला चलेगा। ऐसे में कोयले को दूसरी तरह से इस्तेमाल करने के रास्ते खुले हुए हैं। इसमें से गैसिफिकेशन सबसे आसान, किफायती और पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है। अगर अभी की बात करें तो भारत में 80% कोयले का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए होता है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाया जाता है, लेकिन गैसिफिकेशन कोयले को जलाने की तुलना में न सिर्फ एक स्वच्छ विकल्प माना जाता है बल्कि इससे ऊर्जा के अन्य स्रोत भी बनाए जा सकते हैं। कोयले की गैसिफिकेशन से ऐसे कई तरह के केमिकल भी बनाए जाते हैं जो आमतौर पर भारत में क्रूड ऑयल से बनते हैं। ऐसे में गैसिफिकेशन क्रूड ऑयल का विकल्प भी बन सकता है। भारत में मेथनॉल को बनाने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चीन और दुनिया के कई और देश कोयले की गैसिफिकेशन से मेथनॉल बना रहे हैं। भारत सरकार की एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बताया था कि 15% मेथनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में किया जा सकता है। ऐसे में मेथनॉल की ज्यादा तादाद में जरूरत पड़ेगी और ये कोयले के गैसिफिकेशन से उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा मेथनॉल का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। 2003 से भारत में एथनॉल पेट्रोल में 5% मिलाया जाता है। 2030 तक सरकार ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का टारगेट सेट किया है। एथनॉल को बड़ी आसानी से सिंथेटिक गैस से बनाया जा सकता है। सिंथेटिक गैस कोयले के गैसिफिकेशन से बनती है। फिलहाल भारत में एथनॉल गन्ने, तिलहन आदि फसलों से बनाया जाता है।
कई शोध ये भी बताते हैं कि ज्यादा एथनॉल इसलिए भी नहीं मिल पाता क्योंकि इसको बनाने में फसलों का इस्तेमाल होता है। बनाने की प्रोसेस के दौरान फसलों की बर्बादी ज्यादा हो जाती है और फिर ये फसलें किसी इस्तेमाल में नहीं ली जा सकती। इसके अलावा हाइड्रोजन, यूरिया, डीएपी जैसी चीजें जो खेती में इस्तेमाल होती हैं वो भी कोयले के गैसिफिकेशन से बनाई जाती हैं। स्टील यानी कि इस्पात इंडस्ट्री में भी इसका बड़ा योगदान होता है। अगर बात दुनिया के अलग अलग देशों की करें तो काफी देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। गैसिफिकेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चीन कर रहा है। चीन इसे अपने कई उद्योगों में इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए चीन दुनिया भर में बनाए जाने वाले मेथनॉल का 54% हिस्सा बनाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण है गैसिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल। चीन के अलावा जापान ने भी इस पर काफी शोध किया है, खासकर कि फुकुशिमा में 2011 में हुए हादसे के बाद। जापान में वर्तमान में इस तकनीक का इस्तेमाल करके 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन अगर बात अमेरिका की करें तो भले ही वहां शुरुआत 1900 के दशक में हो गई थी, लेकिन उसके बाद इस तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। साल 2000 में अमेरिका ने 25 गैसिफिकेशन प्लांट बनाने की बात कही थी, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही बन पाए हैं। अब आपको बता दें कि भारत में कहां-कहां पर गैसिफिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। भारत ने 1960 के दशक में झारखंड के सिंदरी में कोयले की गैसिफिकेशन यूनिट खोली थी, जो बाद में बंद कर दी गई। जिंदल ने ओडिशा के अंगुल में प्लांट बनाया था, लेकिन वो भी बंद हो गया। लेकिन वर्तमान में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने तमिलनाडु के त्रिची में पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें 6.2 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। इसके अलावा थर्मेक्स नाम की एक कंपनी ने नीति आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक साल 2014 से मेथनॉल बनाने के लिए गैसिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ओडिशा के तालचर में और पश्चिम बंगाल के डांकुनी में स्थित कुछ कंपनियां भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।